हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभय भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे सेल। सेल मतलब कोशिका। तो सेल को हम क्या कहते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब मूलभूत इकाई। तो सेल क्या होता है? हमारी लाइफ की फंडामेंटल यूनिट होती है। अब ये फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि मान लो एक शर्ट है, तो शर्ट किससे बनी होती है? क्लोथ से। और क्लोथ किससे बना होता है? थ्रेड से। और अगर हम थ्रेड की बात कहें तो थ्रेड किससे बना होगा? फाइबर से। यानी कि शर्ट की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या हो गई? फाइबर हो गई। बिल्कुल उसी प्रकार सेल जो होती है वो हमारी लाइफ की, या जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या जो भी जीव जंतु होते हैं, उनकी फंडामेंटल यूनिट होती है सेल। इसको एक हम और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये एक बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किससे बनी होगी? वॉल से। और वॉल किससे बने होंगे? ईंट से। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग होती है वो किससे बनी होती है? ब्रिक से। मतलब बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट क्या हो गई? ब्रिक। ओके। तो अब हम सेल देखते हैं। तो ये हमारी सेल हो गई। तो सेल, जब बहुत सारी सेल आपस में इकट्ठा हो जाती हैं या कंबाइन हो जाती हैं तो वो फिर क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू। उसको हम हिंदी में कहते हैं ऊतक। और काफी सारे टिश्यू मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मतलब अंग या बॉडी के पार्ट। जैसे कि ये मैंने बना रखा है लंग्स। तो लंग्स क्या है? हमारी बॉडी का पार्ट है। और हमारे बॉडी के पार्ट्स क्या हो गए? हार्ट हो गया, वो भी ऑर्गन है। स्टमक हो गया, वो भी ऑर्गन है। ठीक है। हमारे हैंड हो गए, वो भी ऑर्गन है। तो जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गन होते हैं। अब काफी सारे ऑर्गन मिलके, जैसे कि 3 या 3 से ज्यादा ऑर्गन एक साथ जब मिल जाते हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? अंग तंत्र। जैसे कि यहाँ पे इस अंग तंत्र में या इस ऑर्गन सिस्टम में हम देखते हैं कौन से बॉडी के पार्ट्स इंक्लूड हैं। लंग्स हो गया, विंड पाइप हो गया और नोज हो गया। और यहाँ कौन सा ऑर्गन सिस्टम ये मैंने बनाया हुआ है? ब्रीथिंग सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। अब श्वसन कैसे होता है? एयर नोज के थ्रू कहाँ जाती है? विंड पाइप में। और विंड पाइप में से होते हुए किस में जाती है? लंग्स में। अगर विंड पाइप नहीं होगा तो क्या ब्रीथिंग सिस्टम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या फिर नोज नहीं होगी तो क्या ब्रीथिंग सिस्टम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या फिर लंग्स नहीं होगा तो क्या ब्रीथिंग सिस्टम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब पूरा ब्रीथिंग सिस्टम एक परफॉर्म होने के लिए हमें ये तीनों बॉडी के पार्ट्स या कहें बॉडी के ऑर्गन की जरूरत होती है। और जब ये तीनों ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर ये ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाती है। अब हम बात करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। और 1665 में डिस्कवर किया था। ये रॉबर्ट हुक नेम और 1665 जो ईयर है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप लिया और पेड़ की छाल पे, जिसे हम कॉर्क कहते हैं, वहां लगाया। तो जब वहां लगाया तो उनको क्या दिखा? हनीकॉम्ब दिखा। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता। अब मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं, मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। ठीक है।
तो रॉबर्ट हुक ने जब मधुमक्खी का छत्ता देखा और उसमें ये छोटे छोटे कमरे देखे, लिटिल कंपार्टमेंट्स, तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने क्या नेम दिया? सेल नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को देखा, पेड़ की छाल को देखा, और उनको वो कैसे लगे? मधुमक्खी के छत्ते जैसे लगी। कौन लगी? पेड़ की छाल। और मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो हेक्सागोनल टाइप होते हैं, और उनको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेल नाम दिया। इस तरीके से, ये इस तरीके से होते हैं हेक्सागोनल टाइप। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया और इस एक कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। तो एक्चुअली में ये बहुत छोटा था, छोटे छोटे कमरे थे, तो इसीलिए उन्होंने उनके मुंह से निकला सेल। और आज तक बायोलॉजी में या जो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो आज तक सेल ही बोलते आ रहे हैं। इस बात से खुश होकर कि मैंने सेल की डिस्कवरी कर दी, तो इस खुशी के कारण रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसको याद रख लेना। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? माइक्रोग्राफिया। अब प्रश्न बनता है कि क्या एक छोटे से सेल में लाइफ हो सकती है? बिल्कुल, हर एक सिंगल सेल में लाइफ होती है। हर एक सिंगल सेल, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऐसे ही हर एक सिंगल सेल, हमारी बॉडी का हर एक सिंगल सेल ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। जैसे हम फूड लेते हैं ऐसे वो भी फूड लेता है। तो जितनी भी लाइफ की हम एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही हर एक सिंगल सेल लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। तो हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो हर एक सिंगल सेल क्या है? लिविंग है और उसमें अपनी लाइफ होती है। ठीक है, तो अब हम नेम सम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो अब हम एक कोश के जीव के कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि एक कोश के जीव कौन कौन से होते हैं। अमीबा, क्लैमिडोमोनाज, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो ये ह्यूमन बॉडी की तरह ही नॉर्मल लाइफ जीते हैं। अमीबा एक सिंगल सेल है, ये पानी में पड़ा रहता है और सारी लाइफ की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। खाना खाएगा, पानी पिएगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, सारी चीजें करता है। सेम क्लैमिडोमोनाज है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, और ये एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। एक छोटा सिंगल सेल जो हमारी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये हमारी जैसे ह्यूमन बॉडी बिहेव करती है, सारी एक्टिविटी करती है, वैसे ही ये भी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सेल्स के फिगर दिखा देता हूं। जैसे कि हमारी मसल्स जो होती हैं, वो मसल्स की सेल्स कैसी होती हैं? इस शेप की होती हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। स्पर्म सेल्स, शुक्राणु कोशिका, इस तरीके से दिखाई देती है। ओवम, अंडा कोशिका, ऐसी होती है। बोन सेल, हड्डी की सेल, इस तरीके से होती है। फैट सेल ऐसी शेप की होती है। नर्व सेल ऐसी होती है। मतलब हमारी बॉडी में जो सेल से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि उसमें सारी जो सेल्स हैं वो एक जैसी ही होती हैं, नहीं। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट शेप की सेल्स होती हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है। अब देखो, सेल्स अलग अलग काम करते हैं और हर सेल्स की अपनी एक लाइफ होती है। सेल भी अपनी पूरी जिंदगी जीता है। तो हर एक सेल का क्या होता है? अलग अलग काम होता है और हर सेल अपनी एक लाइफ होती है। सेल भी अपनी पूरी जिंदगी जीता है। जैसे कि मान लीजिए फैट सेल है, तो वो क्या काम करेगा? फैट का काम करेगा। ओवम सेल है, वो ओवम का काम करेगा। ब्लड सेल है, वो ब्लड बनाने का काम करेगा। नर्व सेल है, वो नर्व बनाने का काम करेगा। तो ऐसे ही सारी सेल्स के अपने अपने काम बटे हुए हैं और उनकी अपनी खुद की एक लाइफ होती है। उनकी पूरी अपनी एक जिंदगी जीता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे यहां देखिए,
ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में क्या मिलेगा आपको, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, विंड पाइप हो गया, श्वसन नली। ये क्या है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, विंड पाइप। उसी प्रकार सेल के भी अपने ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियस हो गया जिसको केंद्रक कहते हैं, साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स, जिनको हिंदी में कहते हैं हम कोशिकांग अंगक। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में बॉडी के पार्ट्स को हम ऑर्गन कहते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर भी उसके ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग कहते हैं। सेल के अंदर जो बॉडी पार्ट होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखिए कुछ मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कवरी लिखी हुई है जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी हैं और वो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई और वो किसने की, रॉबर्ट हुक ने। फिर 1675 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए जिन्होंने डिस्कवर्ड किया बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया जो है, जो सिंगल सेल है, उसको किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। अच्छा, केवल जो सन याद करना है आपको, ईयर याद रखना है, वो 1665 यही याद रखना है। बाकी 1675 और बाकी जो आगे के ईयर्स होंगे उनको याद रखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने और क्या डिस्कवर किया, फर्स्ट फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। जो तालाब होता है, तालाब के पानी में उन्होंने एक सिंगल लिविंग सेल को देखा और वो सिंगल लिविंग सेल कौन था, प्रोटोजोआ। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले एक कोशिकीय जीव को या एक कोशिका को किसने देखा, तो वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक और वो कौन सी थी, सेल प्रोटोजोआ। फिर 1831 में आए, कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया जिसको हम केंद्रक कहते हैं। 1838, 1839 में दो साइंटिस्ट आए जिनका नेम है एमजे स्लीडेन, टी श्वान। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। अब सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बातें कही, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जो सांस लेते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। कोई भी जीव होगा, कोई भी जीव वो सेल से मिलकर बना होगा। ये किसने कहा, एम जे स्लीडन और टी श्वान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूछेंगे हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दिया, तो आप बताएंगे एम जे स्लीडन और टी श्वान। सेकेंड में उन्होंने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जिंदगी की बेसिक यूनिट है, क्योंकि जिंदगी या कहें हम ह्यूमन बॉडी जो जिसका निर्माण होता है वो क्या होता है, एक सिंगल सेल से ही स्टार्टिंग होती है। तो वो पूरी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अच्छा, सेल ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। लाइफ का ये बिल्डिंग ब्लॉक है। क्यों कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जैसे ब्रिक से एक बिल्डिंग बनती है, मतलब ईंट से एक बिल्डिंग बनती है, वैसे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म मतलब जीव की बिल्डिंग बनती है, एक ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग बनती है। इसीलिए सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। एंड थर्ड है सेल्स आर फॉर्म्ड बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इन्होंने तीसरा जो पॉइंट कहा सेल थ्योरी में वो ये कहा कि सेल्स आर फॉर्म्ड बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब सेल्स जो बनती हैं वो स्वतः ही बनती हैं, अपने आप बनती रहती हैं, जो कि आगे चलकर एक साइंटिस्ट आएंगे और इनके स्टेटमेंट को गलत करेंगे और वो उसको मॉडिफाई करेंगे। तो ये तीसरा जो स्टेटमेंट था वो गलत हो जाएगा। तो इसको आपको लर्न नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि इन्होंने ये कहा था और ये गलत हो गया था। आगे जो साइंटिस्ट आएंगे वो इसको मॉडिफाई करेंगे।
फिर आते हैं 1839 में जेई पुरकिंजे। इन्होंने क्या किया, प्रपोज्ड नेम प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने नाम दिया था जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, ना कि डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी किसने की थी? डुजार्डिन ने डिस्कवरी की थी और जेई पुरकिंजे ने नेम दिया था। बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना बस आप। मेरा यहाँ पे मकसद था आपको प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताना। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने एक सेल का फिगर बना रखा है, ठीक है, इरेगुलर शेप का ये सेल है, और यहाँ पे इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच में ये जो फ्लूइड फिल्ड होता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस वाला जो रीजन है और ये जो फ्लूइड है, मतलब यहाँ ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो पूरा अंदर है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। तो यहां हम कह सकते हैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट, और आगे सेल के बारे में हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और जो भी अगर आपको इसमें लगता है कि और मैं क्या इसमें बेहतर कर सकता हूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।